हेलो गाइस। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे और इस पे एडवांस मेंस और नीट में बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं। बिल्कुल कैलकुलेटिव सवाल नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ें और मुझे फॉलो करते रहें, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में और सारी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है और जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें आपको इन वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेंगी। तो आप मुझे फॉलो करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टर टॉपिक से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहला पहचान कि क्या होगा उसमें, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फुल स्केल पोलराइजेशन होगा। फुल स्केल पोलराइजेशन मतलब कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कहीं भी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रख दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जो है वो फील्ड के फोर्स के कारण वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, एक एक कंडक्टर का एक हिस्सा माइनस चार्ज का बन जाएगा और दूसरा हिस्सा पॉजिटिव चार्ज का बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, दो पोल्स के क्रिएट होने के प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दो पोल्स के क्रिएट होने के प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस बन रहा है। तो मेटल्स में ये प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑलमोस्ट फ्री हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स में पोलराइजेशन एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। ठीक है, तो अगर सवाल आए कि क्या पोलराइजेशन हर मटेरियल में होता है तो आंसर क्या होगा? हाँ, लेकिन कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और कंडक्टर की एक और क्या खूबी है कि कंडक्टर के अंदर उसके बॉडी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो रहेगा। इस बात पे मैं बहुत ज़ोर दे रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक है, अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेंगे और जो भी हमने अभी तक सीख लिया है, गॉस लॉ और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम कंडक्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अब देखो, मान लो कि एक कंडक्टिव स्फीयर है ना, मेटल स्फीयर है। मेटल स्फीयर के सामने तुमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो पोलराइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो पोलराइजेशन। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि मेटेलिक स्फीयर के सामने हमने एक चार्ज को रख दिया है। तो देखो, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे? इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इन सब चीज़ों में होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समझ में दिक्कत है तो आप मेरे लेक्चर्स को देखिए जाके। सारा लेक्चर डिटेल में बना रखा है मैंने, सारा कॉन्सेप्ट आपका लिंक्ड हो जाएगा और फिर समझने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो देखो, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर आ गए? लेफ़्ट हाफ में आ गए, मेटेलिक स्फीयर के लेफ़्ट हाफ में। तो जिधर से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आए जो अपना पोजीशन, वहाँ पे क्या आने लगा? वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो, पोलराइजेशन प्रोसेस हो गया, राइट हाफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेफ्ट हाफ नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। दो पोल्स क्रिएट हो गए। अब देखो कितने चार्जेस दिख रहे हैं तुम्हें? यहाँ पे एक माइनस है, इंड्यूस चार्ज, एक प्लस है राइट हाफ पे, वो भी इंड्यूस चार्ज, और एक क्यू है, वो भी इंड्यूस चार्ज। तो इन सब चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, उन सब का सुपरपोजिशन मेटल बॉडी के अंदर क्या होगा? ज़ीरो। मेटल बॉडी के अंदर क्या होगा? ज़ीरो। तो मेटल ऑब्जेक्ट के बॉडी में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो के बराबर होती है। याद रहेगी कि बात नहीं याद रहेगी? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए हमेशा। और वो ये ज़ीरो क्यों हो रहा है? ज़ीरो क्यों हो जा रहा है? पोलराइजेशन के कारण, है ना। चार्जेस ऐसे इंड्यूस हो जा रहे हैं सरफेसेस पे और ऐसा पोलराइजेशन हो रहा है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नलीफाई कर दिया जा रहा है, उसको ज़ीरो कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लिया तुमसे पूछ दिया कि ए पॉइंट पे जो तुम्हें फिगर में दिख रहा होगा
उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी या वही रहेगी। ठीक है, अगर एक स्मॉल चार्ज Q और एक पॉइंट A के बीच में मेटालिक स्फीयर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या वो बढ़ जाएगा, वो घट जाएगा, कि वो सेम रहेगा। तो क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर होगा। तो देखो हम यहाँ पे पोलराइजेशन तो तुम देख ही लिए अभी, लाइक कुछ सेकंड्स पहले दिखाया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगा, जितने भी चार्जेस हैं सबके कारण जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका सुपरपोजिशन होगा, है ना। हर चार्ज एक इंडिविजुअल होता है और हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो हर चार्ज पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो पॉइंट ए पे नेट इफेक्ट तुम्हें क्या दिखने वाला है, तीनों चार्जेस का, जिसमें से 2 इंड्यूस्ड हैं और एक स्मॉल q खुद है, तीनों चार्जेस का सुपरपोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन। तो E1 प्लस E2 प्लस E3, अब 1 2 3 सबस्क्रिप्ट डाल दिया है मैंने, 1 चार्ज को बोल दिया है, E2 और E3 इंड्यूस चार्जेस हैं। तो अब देखो केस 1 में मेटालिक स्फीयर है चार्ज और पॉइंट ए के बीच में, केस 2 में देर इज़ नथिंग बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट ए। तो किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो और आंसर सोच लो, और अपना जो अभी मैं लाइक रीजनिंग दूंगा उससे मैच कर लेना। अगर तुम्हारा आंसर सही है तो वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए E1 प्लस E2 प्लस E3, 2 किसको बोला है, नेगेटिव वाले इंड्यूस चार्ज को, 3 किसको बोला है, पॉजिटिव वाले इंड्यूस चार्ज को, 1 किसको बोला है, जो एक्सटर्नल चार्ज क्यों रखा हुआ है वो। अब देखो जो इंड्यूस चार्ज 3 है वो क्या होगा, वो A के ज़्यादा पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डोमिनेट करेगी, 3 की, एज़ कम्पेयर टू 2। अच्छा 2 और 3 बराबर ही होंगे, क्यों, क्योंकि मेटेलिक स्फीयर वाज इनिशियली न्यूट्रल। तो अगर माइनस चार्ज जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना ही प्लस प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जोड़ के क्या आना चाहिए, नेट चार्ज 0 ही आना चाहिए, समझे। तो 3 पास में है तो 3 डोमिनेट करेगा, 3 पास में है तो 3 डोमिनेट करेगा, तो समझ गए। तो E3 और माइनस E2 होगा, क्योंकि E2 जो है लेफ़्ट साइड में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और E3 राइट साइड में होगा, है ना। अब E3 पास में है तो बड़ा है, तो E3 माइनस E2 में E3 सस्टेन करेगा, समझ गए। और किस डायरेक्शन में सस्टेन करेगा, राइट साइड में। और जो Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी राइट साइड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या दिख रहा है, बढ़ते हुए दिख रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख रही है तुम्हें, बढ़ते हुए दिख रही है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी बच्चों को ये बहुत टफ लगेगा। सिंपली तुमसे ये पूछ दिया कि ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क आया जब मैंने एक मेटेलिक स्फीयर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्यू चार्ज के कारण इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो यहीं पे मैंने बता दिया कि E1 प्लस एल्फ़ा, E1 में एक पॉजिटिव नंबर जुड़ रहा है विच इज़ एल्फ़ा, ठीक है, और केस 2 में सिर्फ E1 है। तो इस तरीके से देखो पोलराइजेशन से कितना इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए क्रोटोव का एक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है ये, नेट स्टूडेंट्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है। पोलराइजेशन पे बहुत ही तगड़ा सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़ लो, 3.1 सवाल है तुम्हारे सामने, 3.1 सवाल है। अ थिन इंसुलेटर रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन 2 अनलाइक पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2, हाउ विल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्जेस चेंज, है ना। एक इंसुलेटर रॉड को अगर 2 चार्जेस के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो दोनों चार्जेस पे जो फोर्सेस हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका मैग्नीट्यूड कम होगा, ज़्यादा होगा, उन पे नेट फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या होगा, बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं। तो आओ इसका आंसर करते हैं हम लोग, और आप वीडियो पॉज करके पहले अपना सॉल्यूशन कर लो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आइए देखें यहाँ पे प्लस Q1 और माइनस Q2 2 चार्जेस हैं, उनके बीच में एक इंसुलेटर रॉड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अब प्लस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, टुवर्ड्स राइट, माइनस Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, टुवर्ड्स राइट ओनली, है ना। तो अब देखो प्लस Q के कारण क्या होगा, जो इंसुलेटर रॉड है उसमें थोड़ा सा पोलराइजेशन होगा। मैंने बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि पोलराइजेशन प्रोसेस जो है, पोल्स क्रिएट होने का प्रोसेस जो है वो हर मटेरियल में होता है, लेकिन सबसे तगड़ा और अधिकतम रूप में किस में होता है, सबसे ज़्यादा कंडक्टर्स में होता है।
ठीक है। तो अब देखो प्लस क्यू के कारण माइनस थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और प्लस दूर चला जाएगा। ऑब्वियसली माइनस Q2 है उधर, तो प्लस चार्जेस थोड़ा सा उधर राइट एंड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन को आप ध्यान से फिर से देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ विल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्जेस चेंज। हाउ विल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्जेस चेंज। तो देखो पोलराइजेशन तुम्हें दिख गया होगा, माइनस Q2 के पास प्लस आ गया होगा और प्लस Q1 के पास क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो Q1 चार्ज था प्लस Q1, इंसुलेटर रॉड रखने से पहले उस पर किसका फोर्स था, सिर्फ और सिर्फ माइनस Q2 का था, सिर्फ और सिर्फ माइनस Q2 का था, ठीक है। तो माइनस Q2 के कारण Q1 किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट। फोर्स किधर था, टुवर्ड्स राइट। अब देखो उस पर फोर्स लगाने वाला एक और आ गया है, माइनस जो इंड्यूस चार्ज है वो, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर वो तो प्लस चार्ज भी लगा रहा होगा, इंड्यूस चार्ज जो प्लस हुआ है, तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर है Q1 से, तुम्हें दिख रहा है ना। तो कौन डोमिनेट करेगा, जो माइनस इंड्यूस चार्ज है वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो थोड़ा Q1 के ज़्यादा पास है। तो राइट साइड में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, एक है ना, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस। माइनस इंड्यूस चार्जेस और प्लस इंड्यूस चार्जेस का अगर देखा जाए Q1 पे, प्लस Q1 पे, तो किसने डोमिनेट किया, माइनस वाले ने डोमिनेट किया। और माइनस वाले का फोर्स किधर था, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा राइट डायरेक्शन में फोर्स आ गया। और पहले से कौन सा एक फोर्स था जो Q1 और Q2 के बीच में था, तो फोर्सेस क्या हो गए, बढ़ गए। फोर्सेस क्या हो गए, बढ़ गए। पहले से Q1 और Q2 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, अब इंड्यूस चार्जेस के कारण एक और अट्रैक्टिव फोर्स आ गया टुवर्ड्स राइट, है ना, तो फोर्स बढ़ गया। सिमिलर सिचुएशन हो गया किसके साथ, Q2 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल चार्जेस इंक्रीज। अभी हमने देख लिया Q1 पे जो है फोर्स जो पहले से लग रहा था और बाद में इंड्यूस चार्जेस के कारण एक और फोर्स आ गया, तो एडअप होके इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो ये भी एक देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, तुमसे सिर्फ और सिर्फ MCQ में पूछ देगा ये। तो अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से देखना आता है, हर चार्ज एक इंडिविजुअल चार्ज है, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो हर चार्ज का आपको एनालाइज करना है, ठीक है। जैसे अभी इस सवाल में किया, इंड्यूस चार्जेस का भी फोर्स देखा, और जो पहले से चार्ज रखा हुआ था Q2, उसके कारण भी Q1 पे फोर्स देखा। फिर देखा कौन डोमिनेट करेगा, एंड एडअप हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से आंसर का हम लोग आंसर पे पहुंच पाए, और फोर्स जो है फाइनली दोनों चार्जेस पे इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब देखो अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और हम एनालाइज करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें पूछा जाए कि इंसुलेटर के अंदर जो रॉड रखा हुआ है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, या वैल्यू ज़ीरो होगी या कुछ वैल्यू बच जाएगी, तो क्या सिचुएशन होगा। तो देखो तुम्हें बताया था मैंने कि इंसुलेटर्स में पोलराइजेशन जो प्रोसेस होता है वो पार्शियल होता है। इंसुलेटर में पोलराइजेशन प्रोसेस कैसा होता है, पार्शियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है, जो Q1 और Q2 के कारण आ रहा है, ठीक है, जो Q1 और Q2 के कारण आ रहा है, वो नेट कैंसिलेशन नहीं होगा उसका, वो ज़ीरो नहीं होगा इन टोटलिटी, ठीक है, ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी इनसाइड इंसुलेटर मटेरियल, एंड दैट वुड बी टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो आपके सामने लिख दिया है। तो सवाल को थोड़ा ज़्यादा एनालाइज कर लिया। अब लाइक आपको बोलूँगा कि मान लो इंसुलेटर के जगह पे कंडक्टर रख देते, तो क्या आंसर में कुछ चेंज आता, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, ठीक है। तो अब हम इंसुलेटर के जगह पे क्या रख रहे हैं, कंडक्टर रख रहे हैं, और फिर देखेंगे चीज़ों को। ये वही केस डिस्कस कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इनसाइड द इंसुलेटर, उसी सवाल को थोड़ा और ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं।
आपको भी यही करना चाहिए। जो भी सवाल आप बनाओ तो उसके आगे पीछे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करो, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डेवलप करो, ठीक है। तो इस तरीके से सोचोगे तो तुम्हारा जो है ना क्वेश्चन सेटर का पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन जो सेट करता है आदमी वो कैसे क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। तो तुम भी क्वेश्चन सेट करो अपने मन में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में सोचो, तो फाइनली जो एग्ज़ाम में होगा वो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि तुम्हें उस तरीके से सोचने की आदत रहेगी, ठीक है। सीखना एक अलग चीज़ होता है और एप्लीकेशन अलग चीज़ होता है। अगर आप सीख गए और एप्लीकेशन भी आपकी अच्छी हो गई, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना आ गया, तो फिर आपकी लर्निंग कंप्लीट है, ठीक है, एंड फ्रूटफुल होगी। तो चलो आओ, अब हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को रखेंगे इंसुलेटर की जगह पे, और फिर अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या कंडक्टर को रखने से क्या उस सवाल का जो है जवाब चेंज हो जाएगा, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इसका जवाब तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कि कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, वो तो ज़ीरो ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो आंसर है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो कंडक्टर में भी जो पोलराइजेशन होगा वो तो सेम नेचर का ही होगा ना। लेफ़्ट एंड पे माइनस ही आएगा और राइट एंड पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है। तो माइनस वाले इंड्यूस चार्ज के कारण Q1 अट्रैक्ट होगा, और पहले से तो वो अट्रैक्ट हो ही रहा था Q2 के द्वारा, ठीक है। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो जो फोर्सेस है वो क्या हो रहे हैं इंडिविजुअल चार्जेस पे, वो बढ़ जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से उस क्रोटोव के सवाल को भी हमने कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम एक और, ये भी एक अच्छा सवाल है, तो हम इस सवाल को देखते हैं। एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है जिसके सामने एक चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेंटर को O बोल दिया और एक और A पॉइंट डिफाइन कर दिया विद इन द स्फीयर, ठीक है। तो अब आपसे कई सवाल करेंगे हम और उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे साथ में। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहला बेसिक सवाल, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, तो वो क्या होगी, उसकी वैल्यू ज़ीरो। ये मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के बॉडी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ठीक है। अब तुमसे बोला जाएगा कि क्या Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी में ज़ीरो है, सिर्फ Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ज़ीरो नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, ठीक है। अब देखो सारे डिस्टेंसेस को डिफाइन कर दिया। Q से जो कैपिटल A का डिस्टेंस है वो x है, Q से जो O का डिस्टेंस है वो r है, स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखो पोलराइजेशन होगा, मेटालिक बॉडी है, तो पोलराइजेशन जो होगा वो फुल फ्लेजेड होगा। माइनस चार्ज आ जाएगा तो उधर उतना ही इक्विवेलेंट प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अब सवाल तुमसे पूछा जा रहा है कि एट O विच इज़ द सेंटर ऑफ द सॉलिड मेटालिक स्फीयर, जो फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो आप देखो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है E इंड्यूस्ड का निकालना है। E इंड्यूस्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इंड्यूस्ड, ठीक है, सिर्फ E इंड्यूस्ड के कारण। तो तुम्हें पता है कि नेट क्या होता है, ज़ीरो। तो नेट में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक तो स्मॉल Q चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा इंड्यूस्ड चार्जेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो स्मॉल Q जो चार्ज है उसका सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, KQ/r², स्मॉल r²। स्मॉल r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द चार्ज, तो वो दिखा दिया मैंने। और वहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज भी आ रहा होगा, इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा।
दोनों का नेट क्या हो रहा होगा, ज़ीरो। समझ आ रहा है ना, नेट की बात है, नेट ज़ीरो होता है। तो यहाँ से ई इंड्यूस्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू आ गई आपको, कितनी आ गई, -KQ/r²। मतलब कि जो चार्ज एक्सटर्नल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक्सटर्नल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर बना तो नेट ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ओनली बाय द इंड्यूस चार्जेस द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज़ KQ/r²। ठीक है, एट द सेंटर पॉइंट। अब तुमसे यही सवाल मैं दोबारा पूछ दूं कि ए पॉइंट पे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, वो तो ज़ीरो ही आएगा। लेकिन तुमसे पूछूं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ज़ीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या होगा एट ए पॉइंट। ध्यान से सुनना सवाल को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस क्या होगा ए पॉइंट पे। ठीक है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुम क्या करोगे, अगेन ई नेट इज इक्वल टू ज़ीरो का इस्तेमाल करोगे। ई नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो Q से ए पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो जो डिस्टेंस है वो x है। तो Q के कारण जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, KQ/x²। इन सब चीज़ों में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों पे मैंने डिटेल में लेक्चर बना रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए पॉइंट चार्ज है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा ये चैप्टर सबसे तगड़ा होगा, और आगे आने वाले चैप्टर्स भी इसी तरीके से डिटेल्ड वे में करेंगे। तो बिल्कुल आप फॉलो करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ गेन किया है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किया है, उन सब को मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नेट ज़ीरो है, तो Q के कारण KQ/x² था। तो इंड्यूस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, KQ/x² प्लस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -KQ/x²। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। अब देखो आगे सवाल में हम बढ़ते हैं। अब ओ पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल की वैल्यू पूछ दिया है, ओ पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू पूछ दिया है इसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो अब देखो प्लस चार्ज जो है ये इंड्यूस हुआ ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाई अ स्मॉल चार्ज Q। ठीक है, उस तरीके से माइनस भी इंड्यूस हुआ ऑन द लेफ्ट हाफ, प्लस चार्ज राइट हाफ पे इंट्रोड्यूस हुआ। दोनों इंड्यूस चार्जेस जो हैं सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं, दोनों इंड्यूस चार्जेस सेंटर से क्या हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं। ठीक है, तो उनका पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे, ज़ीरो। क्या होगा सेंटर पे, ज़ीरो, क्योंकि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि स्फीयर जो है मेटालिक स्फीयर इनिशियली न्यूट्रल था, तो जितना माइनस पोलराइज होगा उतना ही प्लस पोलराइज होगा बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इंड्यूस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल आएगा KQ/r, एक प्लस आएगा प्लस के कारण और एक माइनस आएगा माइनस इंड्यूस चार्ज के कारण। ठीक है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चार्ज के कारण आएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ/r। देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है क्या आ गया, KQ/r, मेटालिक स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल। अब तुम्हें पता है कि मेटालिक स्फीयर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। इनसाइड जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो इनसाइड के सारे पॉइंट पे, मेटालिक स्फीयर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तभी पोटेंशियल चेंज करता है। याद आ रहा होगा आपको इक्वेशन, ER इज इक्वल टू -dV/dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इनसाइड में तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी नहीं रहेगा। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वो आंसर क्या होने वाला है क्या होने वाला है, वो वही आंसर हो जाएगा जो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ का था। तो पॉइंट ओ पे क्या पोटेंशियल था, इंड्यूस चार्जेस के कारण तो ज़ीरो ही हो गया था, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस थे। ठीक है, और एक प्लस पोटेंशियल क्रिएट कर रहा था, एक माइनस क्रिएट कर रहा था, तो नेट इंड्यूस का क्या हो गया पोटेंशियल, ज़ीरो। तो बाकी किसका बचा, सिर्फ Q का। तो वो कितना आ गया था, KQ/r स्मॉल r, क्योंकि Q चार्ज जो है सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे है, तो पोटेंशियल कितना क्रिएट करेगा, KQ/r।
ठीक है। तो वीओ पे अगर के क्यू बाई आर है तो ए पे भी क्या होगा, के क्यू बाई आर ही होगा, क्योंकि ऑन एवरी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, मेटालिक सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के कारण सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ कंडक्टर, हेंस ऑल द पॉइंट्स विल बी इक्वी पोटेंशियल, है ना, सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे। ऑल पॉइंट्स इनसाइड विल बी इक्वी पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया कि ए पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। ध्यान देना यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस का जो है सेंटर पे ओ पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस का नेट पोटेंशियल ज़ीरो है, नेट कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। और वो क्यों ज़ीरो था, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ओ ऑल द इंड्यूस चार्जेस आर इक्वी डिस्टेंट। ठीक है। एंड प्लस इंड्यूस चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू माइनस इंड्यूस चार्जेस। ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि सेंटर पे ओ पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस का नेट पोटेंशियल ज़ीरो हुआ, इंड्यूस चार्जेस का नेट पोटेंशियल ज़ीरो हुआ तो ऐसा ए पॉइंट पे भी हो, है कि नहीं। तो ए पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस का नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल की वैल्यू तो पता ही है, वो कितनी है, जितनी ओ पॉइंट पे थी। तो के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर। देखो, जहाँ पे भी समझ में ना आए आप वीडियो को पॉज करें और फिगर अच्छे से देख लें, कोई भी डिस्टेंस की क्लैरिटी ना हो तो फिगर देख लें। अब देखो के क्यू बाई आर, क्यू जो है एक्सटर्नल चार्ज वो ए पॉइंट से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, तो कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा, के क्यू बाई एक्स। तो वहाँ पे पोटेंशियल तो इंड्यूस चार्जेस के कारण भी आ रहा है, तो उसको क्या लिख दिया, वी इंड्यूस्ड लिख दिया। तो वी इंड्यूस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए, के क्यू एक्स को आप लेफ्ट साइड ले जाइए तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए पॉइंट पे इंड्यूस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी निकाल ली। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें, इस कॉन्सेप्ट को। हर पॉइंट पे इनसाइड द मेटालिक स्फीयर पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, बट इंड्यूस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो वेरी करते रहेगा। सेंटर पे वो ज़ीरो था, ठीक है ना, लेकिन ए पॉइंट पे उसकी कुछ वैल्यू थी जो अभी निकाल ली हमने। ठीक है। पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, तो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस ये ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, फिर से हम निकाल रहे हैं। क्या इसका आंसर आएगा, क्या इसका आंसर आएगा, इस एस्पेक्ट को तो हमने देख ही लिया, लाइक पोटेंशियल एट ओ निकालने के क्रम में। ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट पॉइंट ओ क्या आया था, ज़ीरो आया था, क्योंकि जो प्लस है वो इक्विडिस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ओ। ठीक है। और माइनस भी क्या है, वो भी इक्विडिस्टेंट है एज़ कंपेयर टू द प्लस चार्जेस। तो नेट क्या आ जाना है, ज़ीरो आ जाना है। ठीक है। और जितना माइनस इंड्यूस हुआ है उतना ही प्लस इंड्यूस हुआ है बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका तो आंसर ऑलरेडी हमने कर दिया था, तो इसमें आपको लाइक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक और सवाल करेंगे, तो सवाल इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। द पॉइंट चार्ज Q इज़ विद इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल। तो एक शेल है ये, हुज आउटर सरफेस हैज़ स्फेरिकल शेप, आउटर सरफेस स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, और अंदर पार्शियल स्फेरिकल है, तुम देख सकते। फाइंड द पोटेंशियल V एट अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सेल at a distance r, lying outside the cell at a distance r from the center O of the outer sphere। ठीक है। तो फिगर क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा,
क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, अटेम्प्ट कर लो, फिर सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा अपना व्यू पॉइंट भी डेवलप करेगा, और जो कुछ भी मिसिंग होगा वो मेरे एक्सप्लेनेशन से होलसम हो जाएगा, ठीक है। तो आज सवाल को करते हैं। पोटेंशियल निकालना है तुम्हें। तो यहाँ पे हम दोबारा से क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया है उसको बना लेते हैं। देखो, कोई कैलकुलेटिव सवाल तो होता नहीं है कंडक्टर्स में, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसके सवाल को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, और अटेम्प्ट करोगे भी तो लाइक कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते जाइए, और लाइक मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली लाइक बता रहा हूँ और कुछ छूटेगा नहीं। तो यू कैन रिलाई अपॉन माई वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिगर बना लिया मैंने। पी पॉइंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है। क्यू जो चार्ज है वो जो कैविटी है उसमें रखा हुआ है, इसको शेल भी बोल सकते हो। तो देखो उस क्यू चार्ज के कारण एक माइनस इंड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं। शेल के इनर सरफेस पे एक माइनस इंड्यूस हो जाएगा, और माइनस इंड्यूस नीचे होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस इंड्यूस हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये माइनस की वैल्यू कितनी होगी, कितना इंड्यूस चार्जेस, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज आएगा ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, समझे। जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस कम होगा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि जहाँ पे पॉइंटेड लाइक सरफेस होगा तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कभी कभी तुम देखते होगे कि जो है मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे शार्प एजेस होते हैं वहाँ पे स्पार्क्स आते हैं, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इसके कारण जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स वो पोलराइज हो जाते हैं और आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्पार्क्स के फॉर्म में दिखता है हमें, ठीक है। तो सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वेयर आर इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो, द आउटर सरफेस हैज़ यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसमें क्या होगा, आउटर जो शेल का आउटर सरफेस है वो यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हर पॉइंट पे एक लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बराबर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे बराबर होगी, मतलब कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द सरफेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द सरफेस, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द आउटर सरफेस हैज़ यूनिफॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर, हैज़ द चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली मैं सारा कुछ दिखा रहा हूँ आपको। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इनर सरफेस पे जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो तुम समझ सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इनर सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो वैरिंग है। तो जहाँ पे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वहाँ पे ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और जहाँ पे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वहाँ पे कम सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। तो इसके कारण नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बट तुम फिगर क्वेश्चन में देखोगे तो वो पार्शली स्फेरिकल है और पार्शली जो है डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कॉज आर इज़ नॉन यूनिफॉर्म, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है।
तो अब हम सवाल को सॉल्व करने में आगे प्रोसीड करते हैं। दोबारा से मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे, एक बड़ा सा फिगर क्लैरिटी के लिए। ठीक है, अंदर एक चार्ज रख दिया Q। इस Q के कारण जो है दोनों सेल के दोनों सरफेस पे, इनर और आउटर सरफेस पे इंड्यूस चार्जेस आएंगे। P पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल की वैल्यू पूछ दिया है, P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछ दिया है। तो इंड्यूस चार्जेस निकाल लो यहाँ पे। प्लस बाहर आएगा, माइनस अंदर आएगा। अंदर माइनस क्यों आएगा? तो ये तो कॉमन सेंस है। अगर पॉजिटिव चार्ज रखे हो शेल के कैविटी में, ठीक है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनर सरफेस पे आ जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से छोड़ के आएंगे वहाँ पे एक पॉजिटिव वॉइड क्रिएट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज की तरह अपीयर होगा वो। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो माइनस इंड्यूस हुआ है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना इंड्यूस हुआ है? तो मैं बोलूँगा ये Q चार्ज के बराबर ही इंड्यूस हुआ है। देखो ये कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझो। बॉडी, मेटालिक बॉडी में हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। मेटालिक बॉडी में हम एक गॉसियन सरफेस ले लिए, तो गॉसियन सरफेस में तुम क्या समझते हो? E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ई नॉट। ठीक है ना। अब देखो मेटालिक बॉडी में हमने गॉसियन सरफेस लिया है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो वो तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि वो मेटालिक बॉडी के अंदर है, ई नेट ज़ीरो होता है। तो जब E डॉट डी ए ज़ीरो है तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, तो क्यू इनक्लोज ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज तुम्हें क्या दिख रहा है? एक तो क्यू है और दूसरा क्यू इंड्यूस्ड है, तो क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आ गया ना कि जो माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? क्यू ही है। ठीक है, कितनी है? क्यू है। तो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, अब देखो गॉस लॉ में हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, कॉन्सेप्चुअली सारा कुछ निकल के आ रहा है। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैट्स इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी गुड। अगर आपको मज़ा आता है इसको पढ़ने में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सवाल को सॉल्व करके एंड डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करके। तो आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, इस नेक्स्ट कंडक्टर का नेक्स्ट सेशन, उसमें मैं और अच्छे अच्छे सवाल लूँगा, तो आप इस लेक्चर को तो अच्छे से समझ ही लो। ठीक है, अगले सेशन में और भी बेहतरीन सवाल करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इंड्यूस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस की वैल्यू कितनी आ गई? ऑन द इनर सरफेस की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस क्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड में वो क्यू के बराबर ही है। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण अगर इनर सरफेस पे माइनस क्यू आया है और मेटालिक बॉडी जो है इनिशियली न्यूट्रल थी, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करने के लिए आउटर सरफेस पे प्लस क्यू ही आना चाहिए। ठीक है ना, तभी प्लस क्यू और माइनस क्यू नेट क्या होगा? ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो। तो यही मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? मैग्नीट्यूड में क्यू और साइन में माइनस, तो माइनस क्यू, और आउटसाइड सरफेस पे प्लस क्यू। तो ये सवाल अब हो गया है सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास तीन सेट ऑफ चार्जेस दिख रहे हैं। एक तो क्यू पहले से था जो कैविटी में है, एक माइनस क्यू आया इनर सरफेस पे इंड्यूस्ड। कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण जो है बाहर वाले सरफेस पे प्लस क्यू आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड किया? वो गॉस लॉ से डिसाइड कर लिया। ठीक, तो अब हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे एट पॉइंट पी। पी और ओ जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द कैविटी मान सकते हैं, उसके बीच में डिस्टेंस जो है आर दिया हुआ है, स्मॉल आर। ठीक है, तो पॉइंट पी और चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? स्मॉल आर। ठीक है, तो अभी तो मैं ये समझा रहा हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लगाया फॉर न्यूट्रलिटी ऑफ द मेटालिक ऑब्जेक्ट, मेटालिक स्फीयर। ठीक है, या तो न्यूट्रलिटी बोल लो या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल लो, किसी तरीके से आप बोल सकते हो।
तो फिगर दोबारा बना लेते हैं और सारे चार्जेस जो वैल्यू निकाल लिया हमने उसको वहाँ पे दिखा देते हैं, पी पॉइंट को दिखा देते हैं और फिर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो जो इनर कैविटी बन रही है वो पार्शियली स्फेरिकल है, फिगर में भी ऐसा ही दिया हुआ था। माइनस क्यू इंड्यूस हो गया इनर सरफेस पे, प्लस क्यू आउटर सरफेस पे। जो बीच में ऑलमोस्ट बीच में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू से पी पॉइंट की जो दूरी है वो आर दी हुई है। ठीक है, अब देखो एक चीज़, एक और गॉसियन सरफेस लेते हैं जो पूरे मेटालिक शेल को इनक्लोज कर रहा है। तो गॉसियन सरफेस ले लिया हमने इनक्लोजिंग द मेटालिक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया है हमने। कैसा लिया है? स्फेरिकल। ठीक है, अब इस पे हमने देखो E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाया। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है तो E डॉट डी ए क्या हो जाएगा? E इंटू 4πr² हो जाएगा, है ना। क्यू इनक्लोज देखो कितना है, तो प्लस क्यू है, प्लस क्यू इंड्यूस्ड वाला, माइनस क्यू इंड्यूस्ड वाला, और क्यू एक जो चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ था वो। तो टोटल इनक्लोज कितना आ गया? एक प्लस क्यू से एक माइनस क्यू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? एक प्लस क्यू बच गया, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ई की वैल्यू क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आ गई? क्यू अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई अ सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा है तुम्हें। मतलब कि द होल ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, बाहर से देखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एहसास कैसा हो रहा है? जैसे कि सेंटर पे, द स्फेरिकल सेल के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ हो जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? Q, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? Q। ठीक है, और साइन क्या है उसका? प्लस चार्ज। ठीक है, तो द आउटर सरफेस का जो भी चार्ज है वो कैसा बिहेव कर रहा है? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो इतना तामझाम मैंने इसलिए किया। तो देखो कंडक्टर चैप्टर में ना गॉसियन लॉ प्लेज अ बिग रोल। ठीक है, कभी भी तुम कंडक्टर चैप्टर में फंसो या किसी क्वेश्चन में फंसो तो तुम गॉसियन सरफेस को ज़रूर यूटिलाइज करो आंसर निकालने में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है उसमें मैं और भी अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि गॉसियन सरफेस को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो चार्जेस को निकालने में, इंड्यूस चार्जेस को निकालने में। ठीक है, तो आप फॉलो करते रहें। ठीक है, तो अभी हमने देखो क्या प्रूफ कर लिया कि जो आउटर सरफेस का चार्ज है वो कैसे बिहेव कर रहा है? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि कहाँ पे प्लेस्ड है? कहाँ पे प्लेस्ड है ऐसा लग रहा है? शेल के सेंटर पे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह है तो पोटेंशियल का भी वेरिएशन पॉइंट चार्ज की तरह होगा, है कि नहीं? तो एक कॉरोलरी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आंसर के और भी करीब आ गए हैं, आंसर के और भी करीब आ गए हैं। तो अब आंसर हम लिखते हैं। अब तो आंसर में हमें क्या करना था? पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना था, पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना था। तो देखो सब सारे इंड्यूस चार्जेस को, सारे चार्जेस को फिर से दिखा दिया यहाँ पे। वी नेट निकला है एट पी। तो वी नेट किसके किसके कारण आएगा? देखो हर चार्ज अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखेगा। प्लस है तो प्लस पोटेंशियल क्रिएट करेगा, माइनस है तो माइनस पोटेंशियल क्रिएट करेगा। जो पहले से एक चार्ज रखा हुआ था वो भी अपनी पोटेंशियल वहाँ पे क्रिएट करेगा। तो क्या हो जाएगा? V प्लस को क्या बोल दिया मैंने? पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस। V माइनस को क्या बोल दिया? नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस ऑन द इनर सरफेस। वो भी एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, उसको V माइनस बोल दिया। और VQ इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q। तो Q और P में कितना डिस्टेंस है? चार्ज और जहाँ पे पोटेंशियल निकालना उसमें डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। क्या डिस्टेंस है? स्मॉल r। तो V प्लस कैसे बिहेव कर रहा था? वो तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। V प्लस याद रखो, द पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस, और आउटर सरफेस वाला एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था। तो उसका हम पोटेंशियल कैसे लिख देंगे? KQ/R, KQ/R। V माइनस का भी ऑलमोस्ट हम क्या लिख सकते हैं? माइनस KQ/R लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम माइनस KQ/R लिख सकते हैं। और VQ का क्या होगा?
तो Q तो P पॉइंट से R डिस्टेंस की दूरी पे है, तो उसका तो सिंपल पोटेंशियल क्या लिखोगे, KQ/R। तो देखो दो टर्म्स ऑलमोस्ट कट के क्या हो रहे हैं, नेग्लिजिबल हो रहे हैं, ज़ीरो हो रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ KQ/R। मतलब कि P पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे सामने आ गई है वो है KQ/R। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू एग्जैक्टली KQ/R नहीं होगी, क्योंकि इनर जो सरफेस है ना वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। बट हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि इनर सरफेस पे जो इंड्यूस्ड चार्जेस है उसका भी पोटेंशियल माइनस KQ/R ही हो रहा होगा, तो जिसके कारण एक कैंसिलेशन हो पा रहा है KQ/R से KQ/R। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, KQ/R ही आ गया। अगर वो इनर सरफेस भी प्रॉपरली स्फेरिकल होता ना, तो वो भी एक कैसा बिहेव करता, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता। ठीक है, तो प्रॉपर कैंसिलेशन होता। ठीक है, तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि आंसर इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट, KQ/R। द पोटेंशियल एट P इज़ KQ/R। तो इस तरीके से तुमने जो है इस सवाल को सॉल्व कर